आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में, कैसे हमारे एक्टिविटीज जो है वो कोऑर्डिनेटेड और कंट्रोल वे में वर्क करते हैं। कैसे कोई भी चीज़ अगर हम सोचते हैं कि हमें, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हैंड मूव करना है आगे, तो कैसे मेरे ब्रेन तक पहले ये थॉट गया कि हैंड मूव करना, और कैसे ब्रेन ने सिग्नल्स भेजा हैंड की मसल को ताकि हैंड वो आगे मूव हो पाए। तो इस तरीके से हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या होने वाला है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले एनिमल्स के कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है एंड देन प्लांट के कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे ही हम करेंगे। इस वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़, एक क्लासिफिकेशन बेसिक पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन होती कैसे है। उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है तो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है। नर्वस सिस्टम लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं। या तो वो हो सकता है CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर वो हो सकता है PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब CNS के अंदर क्या आता है? CNS के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है आपका CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। PNS के अंदर आपके आते हैं नर्व्स, ठीक है। तो PNS के अंदर आपके आते हैं 2 तरीके के, हम PNS को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। या तो मोटर हो सकता है, मोटर, या फिर सेंसरी। पहले तो आप ये समझो, CNS आपको समझ में आ जाएगा। CNS में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के पीछे वाले लास्ट पार्ट से जो निकलती है वर्टिब्रल कॉलम में जो होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अलावा आप सोचो कि कितने सारे नर्व्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है अलग अलग लेवल पे, ठीक है। और बाकी जो हमारे बॉडी के अंदर थ्रू आउट नर्व्स रन करती है, तो वो PNS में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पेरिफेरल, बाहर बाहर से वो सेंसेशन या तो उठाएगी या उसको कमांड देगी। तो अगर सेंसेशन उठाती है तो सेंसरी होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पाम पे कुछ अगर मैंने बहुत गर्म रखा है, तो मुझे सेंसेशन मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ बहुत ही हॉट चीज़ रखी हुई है। तो वो सेंसेशन कौन ले जा रहा है? सेंसरी है। क्यों सेंसरी है? क्योंकि हीट का सेंसेशन मिल रहा है। और वो सेंसेशन ले कौन जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अगर मुझे हैंड ये मूव करना था आगे, तो वो भी PNS ले जाएगा। हैंड के मसल्स के अंदर जो नर्व इनर्वेट कर रही होगी वो मोटर टाइप होगी। तो इस तरीके से PNS को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो फर्दर कुछ आगे सब डिवीजन हो नहीं सकता, वो तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स ही हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। PNS में हम देखते हैं आगे कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटर, तो PNS में मोटर जो है, मोटर मतलब जो मूवमेंट लाएगा, वो वैसे नर्व फाइबर्स जो मूवमेंट ला सकते हैं। तो मोटर सिग्नल 2 तरीके के हो सकते हैं। मोटर सिग्नल 2 तरीके के हो सकते हैं, आप सबको पता है कौन से 2 तरीके के। वो होता है वॉलंटरी, मोटर सिग्नल 2 तरीके के, याद रखना है हमेशा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, तो जो वॉलंटरी मोटर सिग्नल होता है, जैसे कि जो वॉलंटरी का मतलब होता है जो आपके थॉट के कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में है। अगर मैं चाह रहा हूँ तभी मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाह रहा तब भी मेरा हाथ अपने आप ये हिल जाएगा, ठीक है। तो वो है वॉलंटरी कंट्रोल, और इसको हम कहते हैं सोमैटिक। सोमैटिक, ठीक है। जो वॉलंटरली कंट्रोल है उसको हम सोमैटिक कंट्रोल भी कह सकते हैं। और जो इनवॉलंटरी है उसको हम कह सकते हैं ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक, ऑटो से आपको वर्ड पता चल रहा है, ऑटोमेटिक, अपने आप हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका हार्ट जो बीट हो रहा है, अगर आपने मन में थॉट लाया कि 1 सेकंड के लिए मैं अपना हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रोक के देखता हूँ, तो क्या आपके मन के थॉट से, क्या आपके विल से, आपके मोटिव से, क्या वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी? नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि इनवॉलंटरी है वो। इनवॉलंटरी है मतलब कि ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते रहेगा, ऑटोमेटिक रेगुलेशन से। आपके थॉट से उस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपके थॉट से किस पे इफेक्ट पड़ सकता है? जहाँ पे सोमैटिक नर्व्स है,
जहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल है, मतलब आपके लिम्स में, मतलब हैंड में, फुट में, हेड में, आपको नोट करने का मन किया, आपने नोट किया, मना किया, ठीक है, हैंड्स मूव किए, शेक किया, तो ये सब है वॉलंटरी। पर आपके जीआईटी की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आपके स्टमक की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फूड को आगे पुश करने के लिए, ये सारा इनवॉलंटरी में आता है, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन। और ऑटोनोमिक को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनवॉलंटरी को। कैसे? इनवॉलंटरी को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये दो तरीके से कैसे होता है? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, आपको अभी इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको बस एक क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पता होनी चाहिए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक के फर्दर दो सब डिविजन होते हैं, जिनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, मतलब वो किस तरीके का एक्शन चेंज, किस तरीके के मूवमेंट्स वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जनरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए समझना जरूरी है, तभी आपको एक थोड़ा आइडिया मिल पाएगा कि क्या डिस्कस हो रहा है, किस लेवल पे डिस्कस हो रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्रो की तरह है, आपको ये चीज़ क्लियर रखना है दिमाग में, तो आपको ये चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये मतलब एक बाइंडिंग मटेरियल है चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टॉपिक से। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ है? आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनिमल के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एनिमल के नर्वस सिस्टम में आप पढ़ सकते हो, दो पार्ट में आप पढ़ सकते हो। देखो, आपको कैसे पढ़ना है, आपका ये ब्रेन होगा ऐसे, ब्रेन होगा, और ब्रेन के ही लास्ट पार्ट से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं अलग अलग वर्टिब्रल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं इस तरीके से, जैसे नाम देते हैं हम, जैसे T1, थोरैसिक, सर्वाइकल, फिर लंबर, फिर सैक्रल, ऐसे T1 to 12, C1 to 7, इस तरीके से बहुत सारे नर्व्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 31 पेयर, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व कौन से नर्व होंगे? जो स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अलग अलग लेवल पे साइड साइड में जाती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, 31 पेयर। ठीक है, और कुछ नर्व्स होती है जो आपके डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से नर्व्स निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ नर्व्स होती है जो ब्रेन के ही अलग अलग पार्ट से निकलती है, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल का मतलब ही होता है ब्रेन से रिलेटेड, तो क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर। ठीक है, तो आपके पास एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, पर उसके साथ ब्रेन का तो पोजीशन लोकलाइज्ड है, वो सेल स्कल के अंदर है। तो यहाँ से अगर हमें कंट्रोल स्टमक का चाहिए, तो ब्रेन यहाँ से कंट्रोल स्टमक का कैसे करेगा? उसको कुछ सिग्नल के लिए कुछ एक पाथवे चाहिए, एक कुछ फाइबर्स चाहिए। तो वो फाइबर्स कौन से होंगे? वो फाइबर्स ये होंगे। ठीक है, इन फाइबर्स के थ्रू ही वो कर पाएगा, क्योंकि वो इस जगह पे है, तो हो सकता है वो इस जगह का कंट्रोल कर ले, पर अगर उसको दूसरे पार्ट्स के बॉडी का कंट्रोल चाहिए, तो उसको कुछ फाइबर्स भेजने पड़ेंगे, उसको नर्व फाइबर्स हम कहते हैं। इन दो तरीके के हो सकते हैं आपके नर्व फाइबर। तो हम स्ट्रक्चर एक पहले नर्व का पढ़ेंगे, हम पहले एक नर्व के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका फिर एनिमल का कंट्रोल एंड रेगुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नर्व के बारे में पहले हम देख लेते हैं, नर्व के बारे में देख लेते हैं पहले हम। तो मैं एक नर्व का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं किस चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? एक नर्व का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। नर्व पे ही आपके, नर्व लेवल पे ही आपका सारा सिग्नल कंडक्शन होगा, सब चीज़, जो भी मैसेज आपको ब्रेन, जो भी मैसेज आपका ट्रांसफर करना चाह रहा है, वो किसके थ्रू करेगा? वो नर्व के थ्रू करेगा। ब्रेन अलग खुद अलग अलग जगह पे जाके तो कर नहीं सकता, तो ब्रेन किसके थ्रू करता है? नर्व के थ्रू करता है।
और ये एक नर्व का बेसिक स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ दूँ तो आपके लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। इस तरीके से आगे जाएगा ये भी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है। अलग अलग पार्ट्स क्या है, तो जो ये प्रोजेक्शंस निकल रही है आपका फर्स्ट पार्ट, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट्स जो है, पहले मैं आपको सारे लेबलिंग बता देता हूँ, फिर सबके फंक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। इसको कहते हैं सेल बॉडी। ये जो जा रहा है बीच से, इसको कहते हैं एक्सॉन। इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसको कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट। यहाँ पे मैं अगर न्यूरोट्रांसमीटर दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। और ये जो आपको गैप दिख रहा है, ब्रेन हटा देते हैं, ब्रेन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो आपको गैप दिख रहा है, कौन से गैप की बात कर रहा हूँ मैं? ये जो गैप है, ये पोर्शन जो दो दो नर्व्स के बीच का जो गैप दिख रहा है, जिसके अंदर मैंने न्यूरोट्रांसमीटर बनाया है, ये रेड कलर से मैंने क्या बनाया, डॉटेड न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो गैप दिख रहा है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स, ठीक है। आई होप मैंने सारा इंक्लूड कर लिया है। डेंड्राइट्स बना दिया है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन्स, नर्व एंडिंग। तो मैंने कुछ इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बनाई है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस। तो अब हम देखते हैं कि एक नर्व फंक्शन कैसे करता है। आपको कुछ भी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। आप बस इमेजिनेशन का यूज करो, आपको बस इमेजिनेशन खोल के रखनी है, ठीक है। कैसे इमेजिनेशन को यूज करना है? अब एक सेल बॉडी है, मतलब एक एक बल्क है यहाँ पे, इस पोर्शन में। इस पोर्शन में एक बल्क की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि बाकी से थोड़ा बड़ा है। यह है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं। प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन। जैसे इतना बड़ा एक सेल बॉडी है, तो उसमें से मैंने ऐसे फिंगर्स निकाल दिए, ठीक है, हर तरफ छोटे छोटे। तो वो है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब एक्सटेंशन। तो सेल बॉडी का ही एक्सटेंशन है, जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? हर जगह से वो सिग्नल कलेक्ट करेगा, हर जगह से जा जाके, जैसे हर जगह फैला हुआ है तो एक नेटवर्क जैसा बना दिया है। नेटवर्क का क्या फायदा है? कि वो सिग्नल्स को कलेक्ट कर सकता है। तो सिग्नल्स कलेक्ट करेगा डेंड्राइट, ठीक है। और सिग्नल्स उसके बाद आ जाएगी आपकी सेल बॉडी के अंदर, मतलब ये जो मेन पार्ट है। सेल बॉडी से सिग्नल्स आपके ऐसे आएंगे। अगर हम एक पाथवे को ट्रेस करें तो डेंड्राइट्स ने सिग्नल कलेक्ट किया, सेल बॉडी के अंदर जाएगा इस तरीके से। और सेल बॉडी के बाद वो एक्सॉन्स के थ्रू आगे जाएगा, ठीक है। एक्सॉन्स के थ्रू आगे जाएगा और उसके बाद जब टर्मिनल पे आएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया है आपका नर्व एंडिंग। तो वो एक ही बात है जो मैंने आपका यहाँ पे बनाया है, साइनेप्टिक नॉब। इसी को कहते हैं नर्व एंडिंग। साइनेप्टिक नॉब, नॉब आपने सुना होगा, डोर नॉब। तो दरवाजे पे ऐसा गोल स्ट्रक्चर देखा होगा, डोर नॉब जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्स है और यहाँ पे नॉब जैसा स्ट्रक्चर है, साइनेप्टिक नॉब। तो इसी को टर्मिनल, इसी को नर्व एंडिंग कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिग्नल ऐसे जा रहा है, अभी तो यहाँ से जा चुका है, एक्सॉन के थ्रू होते वो जा चुका है साइनेप्टिक नॉब में, यहाँ पे आ गया। अब क्या है प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम ये है कि जो नेक्स्ट नर्व है, जैसे कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना था, सपोज ब्रेन से हम सिग्नल दे रहे थे स्टमक तक। तो सपोज आधे मीटर का डिस्टेंस था, पर कोई जरूरी है क्या कि एक ही नर्व जो यहाँ से निकला ब्रेन से वो आधे मीटर डिस्टेंस कवर कर ले? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो पाथवे है उसमें मल्टीपल नर्व्स होंगे, एक के बाद एक ऐसे सीरीज में लगे हुए, ठीक है। तो एक नर्व के अंदर तो कंडक्शन आपने समझ लिया, ऐसे अंदर से एक्सॉन्स के थ्रू होते जा रहा है। पर अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जो दो नर्व्स है उनके बीच में गैपिंग है। क्या गैप है? साइनैप्स है। साइनैप्स मतलब क्या होता है? दो नर्व के बीच की गैपिंग। तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये सिग्नल पहुंच गया है इसके एंड तक।
इसको पहुंचना है अगले वाले के स्टार्टिंग में, ताकि वो अल्टीमेटली अपने जगह पे जा पाए, पर है यहाँ पे गैप। तो इस गैप को कैसे पार कर सकते हैं? इस गैप को पार करते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। किसके थ्रू? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि साइनेप्टिक नॉब पे जब सिग्नल पहुंच गए हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे वेसाइकल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेसाइकल्स बनते हैं और इसके अंदर कुछ केमिकल्स स्टोर हो जाते हैं। वेसाइकल्स बने एंड पे और कुछ केमिकल स्टोर हो गए, और एक केमिकल जब स्टोर हो गए वेसाइकल्स में तो ये बाहर की तरफ स्पेस में रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ तक सिग्नल आ गया था एंड पॉइंट तक, साइनेप्टिक नॉब तक। अब उसके बाद उसको वो एक स्पेस ट्रैवल करना है, तो वो सिग्नल क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को, केमिकल स्ट्रक्चर है वेसाइकल्स, जिन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं जिनको, तो वो उन कुछ मॉलिक्यूल्स को एक वेसाइकल में पैक कर देगा और वो वेसाइकल को आगे भेजेगा, और वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से वेसाइकल्स को रिलीज कर देगा और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएंगे साइनैप्स में। अब साइनैप्स एक फ्लूइड मीडियम है, दो नर्व के बीच का गैप है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आराम से उसके अंदर से ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये फ्यूज हो जाएंगे नेक्स्ट नर्व से। ठीक है, कैसे फ्यूज होंगे? देखो, जैसे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर था तो ये फ्यूज हो जाएगा नेक्स्ट गैप से। अब ये दोबारा साइनैप्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, दोबारा साइनैप्स के अंदर वो वापस आ जाएंगे जैसे हमने साइनैप्स के अंदर से भेजा था, और उसके बाद अपना सिग्नल वापस यहाँ से निकल जाएगा। जैसे पाथवे मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट वाले नर्व में, मेन प्रॉब्लम तो बस साइनैप्स की थी। ठीक है, तो एक और पॉइंट आप जान सकते हो कि साइनैप्स भी दो तरीके के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ये जो हम बात कर रहे हैं वो केमिकल साइनैप्स की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता तो गैपिंग बहुत नेग्लिजिबल होती है, वहाँ पे डायरेक्ट कंडक्शन हो जाता है, आपको ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्यों बनाया? क्योंकि गैपिंग ज़्यादा थी, तो हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि हाँ यहाँ से कोई चीज़ चाहिए जो इस गैप को पास कर सके। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर था नर्व का, जो आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में यही दिखा रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, एक जो एक्सॉन है और एक है मसल फाइबर। अल्टीमेटली हम चाह क्या रहे हैं? अल्टीमेटली हमें एक्सॉन्स को मसल फाइबर पे तो पहुंचाना है, और जो एक्शन है वो मसल फाइबर ही करवाता है। तो एक्सॉन्स को मसल फाइबर पे पहुंचाना है, तो ये जो एक्सॉन्स यहाँ पे ज्वाइन होगा मसल फाइबर पे, दूसरा कलर ले लेता हूँ, जहाँ पे एक्सॉन ज्वाइन हो रहा है मसल फाइबर पे उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे इसी को बड़ा करके दिखाया, तो ये आप देखो कि गैप है यहाँ पे, ये है मसल फाइबर और ये है एक्सॉन। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स भी है, कैपिलरीज। तो ये जो फाइनल, जैसे इस तरीके से तो रास्ते में चलते रहेगा वो, इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, पर फाइनल अल्टीमेटली कभी ना कभी तो वो अपने मसल पे पहुंचेगा ही, जहाँ तक उसको पहुंचाना था, तो वो उस मसल तक पहुंच जाएगा इस तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, और अपना वो रिस्पॉन्स जो भी उसको करवाना था, सपोज मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना था, तो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू इसके अंदर सिग्नल्स हैं ही उनके पास, सिग्नल्स हैं ही उनके पास कि क्या करवाना था। सपोज यहाँ पे जो सिग्नल्स थे वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का था, तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर मसल में जाके उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो सिग्नल भेजा था ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भेजा था, तो उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और जो आपका एक्शन ब्रिंग अबाउट करना था वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से कंडक्शन होता है नर्व के थ्रू, और नर्व के थ्रू ही सारा काम होता है कंट्रोल में, क्योंकि ब्रेन जो है वो एक मास्टर है। सपोज जैसे सीपीयू है, तो कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, पर सीपीयू से बहुत सारी वायर्स जारी होती है, सीपीयू से एक वायर कीबोर्ड की तरफ जाएगी, एक वायर माउस की तरफ जाएगी, एक मॉनिटर की तरफ जाएगी। तो ये जो अलग अलग वायरिंग जा रही है अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, वो आपके नर्व्स है। और जो एक्चुअल ब्रेन है, जो सबका मास्टर माइंड है, वो है, जो एक्चुअल आपका सीपीयू था वो है ब्रेन। ठीक है, तो ये था आपका समरी। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अभी 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये जो डायग्राम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है। ठीक, तो मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ। देखो रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है कि कई बार क्या होता है
आपके पास मसल की वॉलंटरी कंट्रोल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप अपने जैसे हैंड के मसल सपोज आप अपने थॉट के बाद उसको मूव कर सकते हो। आप चाहते हो तो लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पे आपके ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोचे, पहले वो थिंक करे, पहले उसके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, फिर वो सोचना स्टार्ट करेगा, फिर वो कुछ आउटपुट भेजेगा, फिर आउटपुट का असर यहाँ पे दिखेगा। तो इस प्रोसेस में सेंसरी इनपुट, ठीक है, सेंसरी इनपुट, उसके बाद वो सोचेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद मोटर आउटपुट, मोटर मतलब मूवमेंट के लिए मोटर आउटपुट, ये सब जब तक प्रोसेस होगा तब तक काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो मैं किस सिचुएशन की बात करूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हीट और पेन। तो आपने कब बहुत बार नोटिस किया होगा कि गलती से अगर आपके हाथ एक गरम प्रेशर कुकर पे सपोज टच हो गया, तो आप हैंड जो है वो बहुत जल्दी से हटा लेते हो, बिल्कुल झटके से, विदाउट इवन थिंकिंग कि अच्छा मुझे गरम फील हो रहा है, अब मुझे हाथ हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो टच हुआ, आप जल्दी से झटके से हटाओगे। या फिर कोई पॉइंटेड नीडल पे आपका हाथ गलती से पड़ गया, तो आप जल्दी से हटाओगे। तो ये जो आप हाथ हटा रहे हो, ये आपका ब्रेन सोच के हाथ नहीं हटा रहा। ये एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। रिफ्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो आपका पाथवे है, अगर पाथवे ट्रेस करे सिग्नल का, तो वो स्पाइनल कॉर्ड तक गया है और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ गया है। ब्रेन तक पाथवे नहीं गया है। ठीक है, ब्रेन तक नहीं गया है। पहला बात आपको ये ध्यान में रखना है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। अब ये देखते हैं पाथवे एक्चुअली में होता कैसे है। तो आपका जनरल जो पाथवे का रूट होता है हमेशा यही रहेगा। पहले सेंसरी इनपुट, जैसे आपने कंप्यूटर में अगर पढ़ा होगा, 3 प्रोसेस होते थे, इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। यही होता था किसी भी चीज़ के लिए, यही 3 चीज़ होते हैं। पहले कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि कैसा इन्फॉर्मेशन है, फिर एक रिजल्ट के लिए आउटपुट देंगे। तो ब्रेन और ये जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है, तो इसमें भी 3 चीज़ होती है, लेकिन इसमें हम प्रोसेसिंग को एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बचाना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोचें इसके बारे में। तो हमारे पास सीधा इनपुट आते हैं और हम सीधा मोटर आउटपुट दे देते हैं। कैसे होता है तो अब हम देखते हैं। यहाँ पे मुझे गर्म फील हो रहा था इस एरिया में। इस एरिया में थे मसल फाइबर्स। क्या थे? मसल फाइबर। मसल फाइबर में है नर्व्स। कैसे नर्व? सेंसरी नर्व, मतलब कि वो सेंसेशन ले जा सकते हैं टेम्परेचर का। तो रिसेप्टर्स है यहाँ पे। रिसेप्टर्स ही कोई चीज़ बताता है। बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ कैसा क्या हो रहा है वो रिसेप्टर्स बताते हैं। तो रिसेप्टर्स थे यहाँ पे। रिसेप्टर ने बताया कि हीट और पेन का सिग्नल आ रहा है। रिसेप्टर्स ने सिग्नल बताया और फिर ये सिग्नल दिया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू क्यों गया? क्योंकि हमारे पास हीट और पेन का स्टिमुलस है। हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आ रहा है, अभी इनपुट फेस में। तो इनपुट कैसे होगा? सेंसेशंस के थ्रू ही तो इनपुट होगा। तो सेंसरी इनपुट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक गया अब हम देखते हैं। सेंसरी इनपुट जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी इनपुट गया। अब स्पाइनल कॉर्ड से जनरली होता क्या है कि अगर आपके पास बहुत टाइम होता, ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती, तो मैसेज टू ब्रेन जा रहा होता। ठीक है, और फिर ब्रेन से जाता, ब्रेन सोचता है इसके बारे में, एनालाइज करता, और फिर वो यहाँ पे पॉइंट पे देता जहाँ से आउटपुट होता। पर हमें प्रोसेस को छोटा करना था, इसलिए क्या किया कि सेंसरी इनपुट तो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक रिले न्यूरॉन दिख रहा है आपको। रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन क्या है? इंटर न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। सेंसरी और मोटर के बीच का कनेक्शन है। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोसेसिंग है उसको एलिमिनेट करके हमने एक सर्किट बना दिया। जैसे कि 2 वायर्स जा रही थी और हमने बीच में एक और वायर से दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही हमने यहाँ से रिले न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी और मोटर को कनेक्ट कर दिया। तो अब जो सेंसरी ब्रेन तक जाता, उसकी जगह यहाँ से कनेक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट होके इस साइड घूम जाएगा। मतलब कहाँ पे आ जाएगा वो? मोटर न्यूरॉन पे। तो सेंसरी जा रहा था लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से ही वो घूम के सीधा मोटर के थ्रू आ गया। और मोटर का मतलब ही आपको मैं तब से बताया जा रहा हूँ कि मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कहाँ पे होगा? इफेक्टर। इफेक्टर मसल इन आर्म। तो जो सबसे पहले सेंसरी स्टिमुलस लेता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। जो फाइनली इफेक्ट दिखाएगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ही तो इफेक्ट है, तो वो इफेक्टर हो गया, इफेक्टर इन मसल आर्म। और ये जो होता है मैसेज टू ब्रेन, मैसेज भेजा जाता है, लेकिन इस मैसेज को बाद के फ्यूचर यूज के लिए किया जाता है कि कैसा हमने एक्शन किया था, क्या ये सही था कि नहीं। इस मैसेज टू ब्रेन का डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता। ये जो आपका जो एक्शन हुआ है, ये ब्रेन ने सिग्नल नहीं भेजा। ब्रेन के पास बस एक फीडबैक भेज दिया जाता है कि हमारे पास ऐसा आ रहा था,
हमने आपके बिना परमिशन के कुछ-कुछ ऐसे चीज़ किया, अब आप देख लो आराम से शांति से टाइम लेके कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं, इसको एनालाइज़ करने के लिए बाद में, ताकि बाद में आपका ये पता चल सके। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स आर्क चलता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है, आप ये पढ़ना अच्छे से, रिफ्लेक्स आर्क इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो मैंने अभी आपको बताया नर्व के बारे में, तो ये 2 चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। और ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ब्रेन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? नर्व और हमने रिफ्लेक्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लिया है, और उसके बाद फिर हम प्लांट्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस एजुकेशनल सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन बाय बाय।